स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिसिटी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक है, जहां से एक आधा क्वेश्चन हमेशा CSIR नेट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? ए फंक्शन f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल at z is equal to z naught if and only if limit h(x) tend to 0 f of z naught plus h minus f of z naught डिवाइड बाई h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, तब हम बोल देते हैं कि आपका फंक्शन जो f(z) लिया हुआ है वो z नोट पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। और जो ये लिमिट एग्जिस्ट आती है फाइनाइटली, उस लिमिट को हम बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(z) एट पॉइंट z नोट। ये तो आपकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस करने में जो यूज़ करेंगे उस डेफिनेशन से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो जिसको हम बोलते हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस। कॉशी रीमान इक्वेशंस। तो कॉशी रीमान इक्वेशंस को आप 3 फॉर्म्स में देख सकते हो जनरली, क्योंकि जो कॉशी रीमान इक्वेशन कोई भी फंक्शन f(z) के लिए है तो वो डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन अगर x और y की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे u और v आपके अगर फंक्शन ऑफ x और y आ जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म जो CR इक्वेशंस की हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन भी बोल सकते हो, वो आपकी रहेगी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होगा v के पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा माइनस टाइम v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो आपकी रहेगी कार्टेशियन फॉर्म में। सेकेंडली पोलर फॉर्म में अगर आपको फंक्शन जो दिया है उसमें u और r आपके फंक्शन हो जाएं r और थीटा के, ठीक है, तब आपकी जो कॉशी रीमान इक्वेशंस रहेंगी वो आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 1/r टाइम ऑफ v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल होगा -1/r u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म होगी CR इक्वेशंस के लिए। अब थर्ड फॉर्म है कि आपके u और v जो फंक्शन है वो z और z बार, यानी कि z और उसके कंजुगेट के अंदर फंक्शन आ रहे हैं u और v, तब आप इसके लिए जो CR इक्वेशंस कर सकते हो वो रहेगा f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0। तो ये 3 फॉर्म्स आपकी जनरली कॉशी रीमान इक्वेशंस के अंदर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम CR इक्वेशन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन करते हैं जो हम क्वेश्चंस करने में यूज़ करेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन जो होगी आपकी डिफरेंशियबिलिटी की, वो आपकी रहेगी ए फंक्शन f(z) इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट इफ एंड ओनली इफ, ये भी इफ एंड ओनली इफ में रहेगी, इफ एंड ओनली इफ ux uy vx vy all are continuous, exists plus continuous, exist and continuous with CR equations satisfied।
सेटिस्फाइड एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट। तो आपने अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो जो आपका फंक्शन एफ जेड है उसके अंदर जो u और v दिए हुए हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट, वहाँ से आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं ux, uy, vx, vy। पहले तो वो निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं फिर हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई चेक करेंगे कि अगर हो गया तो उस पॉइंट पे हम क्या बोल देंगे कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन आपका जेड नोट पे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ और ओनली इफ में दो कंडीशंस यूज हो रही हैं, ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके ये कॉन्टिन्यूस और एग्जिस्ट हैं और फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आप डिफरेंशिएबल बोलोगे। अदरवाइज इसमें से एक भी एलिमिनेट हुई या नेगलेक्ट हो गई कि एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या बोल दोगे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं कि सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, उल्टा इसका अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही वहाँ से आप बोल दोगे कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आप यूज कर सकते हो कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड डज नॉट इम्प्लाई एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। ये भी ध्यान रखना है आपने कि अगर आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए एफ जेड डिफरेंशियल आप नहीं बोल सकते। इसको आप तभी बोल सकते हो जब आपने चेक किया हो कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस है, तभी आप इससे बोल सकते हो। अकेली सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ से नहीं बोल सकते। तो इसमें हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि अगर आपको एफ जेड दिया जाए अंडर रूट एक्स वाई, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, सेटिस्फाइड एट पॉइंट 0,0 ओरिजिन पे सेटिस्फाई करेगी, बट एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है 8,0,0 ओरिजिन पे। ठीक है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो, डेफिनेशन से यूज़ कर सकते हैं हम कि अगर आपका लिमिट 0 पे चेक करनी है तो जेड एक्स टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई जेड। ठीक है, अब एफ ऑफ जेड आपका क्या है, अंडर रूट एक्स वाई डिवाइड बाई जेड, जेड को आप लिख सकते हो एक्स माइनस अयोटा वाई। यहाँ पे लिमिट जो जेड एक्सटेंड टू 0 जा रही थी उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई है वो 0,0 को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी वो निकालना थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन हम एग्जिस्ट नहीं करेगी वो चेक करके बता सकते हैं। अब हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट की हुई तभी मानी जाती है जब ऑल डायरेक्शन से, आप कोई भी डायरेक्शन चूज करते हो उन सब से आपकी लिमिट क्या आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो अगर हम कोई एक रास्ता ऐसा ले लें, कोई दो रास्ते जिससे क्या हो रहा हो कि आपकी लिमिट्स अलग अलग आ रही हो, जैसे कि अगर हमने लिमिट एक्सटेंड टू y इज इक्वल टू एम एक्स रास्ता ले लिया कि आप y को एम एक्स मान के चलो, यानी कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम जाएंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ एम एक्स पुट कर देंगे और नीचे भी आपका x माइनस अयोटा प्लस आएगा ये क्योंकि z है। तो यहाँ से ऊपर से अंडर रूट m और x बाहर निकल जाएगा और डिवाइड बाय, और जब आप x टेंड टू 0 करोगे तो ये लिमिट जो आएगी वो आपकी नीचे से भी 1 प्लस अयोटा m, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि ये लिमिट आएगी आपकी। तो ये तो डिपेंड करेगी m पे। जब आपने m यहाँ पे चेंज किया कि जब आप y इज इक्वल टू एक्स रास्ते स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप 1 है तो वहाँ से जाओगे तो ये 1/1 प्लस अयोटा मिलेगी। अगर आप m को चेंज करोगे तो यहाँ पे लिमिट चेंज होती रहेगी, यानी कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट आपकी नहीं एग्जिस्ट करेगी। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो एफ जेड जो आपने लिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0,0 पे, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि सी आर इक्वेशन 0,0 पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है,
यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो जीरो पे निकालना और यू वाई जीरो जीरो पे निकालना। वी तो पहले ही एब्सेंट है, वो तो जीरो आएगा ही, तो ये भी जीरो जीरो आएंगे आपके, क्योंकि वी एब्सेंट है तो जीरो जीरो ही आएगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप अगर इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ध्यान रखने वाली बात यही है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वहाँ से आप डिफरेंशिएबल तभी बोलोगे जब आपका ये कंडीशन साथ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल कर सकते हैं इससे रिलेटेड हम। तो अभी हमने लिया था कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो भी हम एग्जांपल लेके कर सकते हैं उसको भी। तो हम अगर एग्जांपल लें एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स, क्योंकि जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। यहाँ पे अगर इसका u आप चेकआउट करो तो वो x आ रहा है, v आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ से u x 1 आएगा, u y 0 आएगा, v x और v y दोनों के दोनों 0 आएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे u x u y सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शंस आ रहे हैं और एग्जिस्ट भी कर रहा है सब के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई चेक करो तो अगर आप इस x को लिखना चाहो तो z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना लिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने सी आर इक्वेशन क्या की थी कि f का डेरिवेटिव कर दो z बार, वो क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे f का डेरिवेटिव z बार के विद रिस्पेक्ट करोगे तो वो क्या आएगा 1/2। ये क्या 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। यानी कि ये फंक्शन हमने ऐसा लिया है जो इसके बावजूद भी जस्ट किसकी वजह से सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई और कहीं भी नहीं हुई। ठीक है, अगर आपने पहले चेक कर लिया कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई सारे के सारे एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस हैं तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन पहले वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते कि जो भी ये पॉइंट आएगा वो आपका एनालिटिक डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के और थ्रू समझते हैं इसको। अगर मैंने एफ जेड को लिया जेड मोड स्क्वेयर यानी कि जेड जेड बार, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आपको बोला जाए कि ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अब हमें पता है कि अगर हम ये चेक कर लेते हैं ये सेटिस्फाई कर जाता है तो जस्ट हमें सी आर इक्वेशन जहाँ जहाँ सेटिस्फाई होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यू एक्स आएगा वो 2x है, यू वाई है वो आपका 2y है, v एब्सेंट था तो v x भी और वी वाई भी, ये दोनों 0 0 आएंगे। तो आप देख सकते हो पोलिनोमियल फंक्शन आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, तो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस भी है। अब आप देख सकते हो कि जहाँ पे आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे डिफरेंशिएबल पक्का होगा। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएबल पॉइंट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में देखें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हमारी सी आर इक्वेशन क्या थी कि एफ बाय जेड बार इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट जब आप इसका करोगे तो z इज इक्वल टू 0, यानी कि ओनली 0, z0 का मतलब ओरिजिन। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन मोड जेड स्क्वायर हमने ले रखा है ये ओनली 0 पे ही डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पे नहीं है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लें एफ जेड को मोड जेड स्क्वेयर प्लस आयोटा जेड प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी के निकालो कि हमारे कौन कौन से आएंगे, तो वहाँ से पहले आप चेक करो कि इसके लिए यू वी कौन से बनेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका मीनिंग ये अंदर जाएगा तो ये बनेगा आपका आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ से अगर u और v की फॉर्म में लिखें तो ये u आएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1
प्लस आयोटा एक्स। तो यहाँ पे u ये है, v ये है, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूस है, एग्जिस्ट भी करेंगे। तो अब आप बोल सकते हो कि जहाँ पे हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे पक्का जेड नोट पे या जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जेड बार ले लो वरना फिर क्वेश्चन सही नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन में जेड बार था, इसको आप लिखोगे जेड बार प्लस आयोटा जेड बार प्लस 1, ये है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म का यूज़ करें इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से f का जब जेड बार से पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा जेड प्लस आयोटा, इसका कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा मिल गया आंसर में, यानी कि ये सिर्फ माइनस आयोटा के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं डिस्कशन अबाउट एनालिटिसिटी। हम समझते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होते क्या है पहले, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो डेफिनेशन में आएगा ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। तो पहली बात इसमें, इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, कि पहले वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे, पहली बात तो ये। लेकिन अब अगर ये इतना ही काम चलता फिर तो एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई फर्क नहीं होना था। विद साथ में क्या होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नोट, जिस पॉइंट के अराउंड वो डिफरेंशिएबल हो रहा है उसके अराउंड आपको एक नेबरहुड मिलेगा जेड नोट के अराउंड, सच दैट एफ जेड इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस नेबरहुड। यानी कि पहले आप क्या चेक करोगे, डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करो। अगर आपको डिफरेंशिएबल मिल जाता है उसके बाद जो एडवांस थिंग आपने सोचनी है कि आपको कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए अराउंड जेड नोट, उस पूरे नेबरहुड के अंदर। मान लो कि आपको ये पॉइंट दिया हुआ है जेड नोट, ठीक है। तो सबसे पहला काम एनालिटिक कब बोलोगे, जब आपको एक डेल्टा नेबरहुड इसके अराउंड मिल जाएगा जहाँ पे इसके हर एक पॉइंट पे आपका एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक। मीन्स अगर आप कोई भी पॉइंट जेड उठाते हो, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड, यानी कि आप इस एन से रिलेट करते हो, अगर इसमें से कोई पॉइंट लोगे एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, और साथ साथ में इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है आपका एनालिटिक फंक्शन और एनालिटिसिटी में, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी तो जस्ट एक पॉइंट पे चेक करोगे काम चल जाएगा, लेकिन जब एनालिटिसिटी बात करोगे तो भी पॉइंट पे ही चेक करोगे, लेकिन वो एक नेबरहुड के अंदर भी, उसके अराउंड एक नेबरहुड भी ऐसा मिलेगा जहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी में। अब इनको समझते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। पहले तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी के लिए, कि एनालिटिक फंक्शन है, अगर एनालिटिक इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल, कि जो फंक्शन आपको एनालिटिक दिया हुआ है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये पक्का है, ठीक है। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स आपका ट्रू नहीं होता। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर हम एफ जेड को जेड मोड स्क्वायर यानी कि जेड जेड बार ये लें, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक की थी कि दिस फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0, 0 पे ये डिफरेंशिएबल था। अब हम चेक करते हैं क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है। एनालिटिक होने के लिए हमने यहाँ देखा था
कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल 0, बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका ये जो एफ जेड हमने लिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है, जो इसकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल तो है लेकिन और कहीं भी डिफरेंशियल ना होने की बजाय हमें नेबरहुड कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो इस वजह से ये आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर रिजल्ट आप यूज करते हो कि एनालिटिक इन ओपन सेट या ओपन रीजन इफ एंड ओनली बन जाता है ये रिजल्ट आपका डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, कि कोई डिफरेंस नहीं रहता आपका इन ओपन सेट। क्योंकि अगर एनालिटिक हुआ तो हमें पता है डिफरेंशिएबल तो वो होता ही होता है, लेकिन यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। मान लो आपको ये रीजन ओपन सेट दिया हुआ है एस, इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है जेड नोट, ठीक है, और इसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन सेट, यानी इसके हर एक पॉइंट पे अंदर अंदर जो ले रहे हो आप पॉइंट्स, सब के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल है। और आपको पता है अगर ये ओपन सेट है तो किसी भी पॉइंट के आप अराउंड नेबरहुड लोगे तो एन जेड नोट डेल्टा जो आएगा वो एस के अंदर ही आएगा, क्योंकि आपका एस आपने ओपन लिया हुआ है, ये ओपन की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये पूरा का पूरा एस में है तो एस में तो क्या हो रहा है, सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि आपको जेड नोट के अराउंड एक डेल्टा नेबरहुड मिल गया ना, जिसके ऊपर पूरा का पूरा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे जब ओपन सेट है तब आप बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप बोलो कि एफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन, जो डोमेन ले रहा हूँ मैं मोड जेड लेस देन 1, यानी कि सर्कल लिया हुआ मैंने, बाउंड्री पॉइंट छोटा हुआ है तो ये ओपन है, तो यहाँ पे आपकी ठीक है ओपन सेट वाली बात होगी। लेकिन यहीं पे अगर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी कि मैंने अब बाउंड्री इंक्लूड कर ली, ठीक है। जब आपने बाउंड्री इंक्लूड कर ली तो क्या आप बोल पाओगे कि हर एक पॉइंट के अराउंड आपको एक नेबरहुड मिलेगा जिस पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जब हम बाउंड्री पॉइंट पे कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसके अराउंड आप नेबरहुड क्रिएट करोगे, तो हमें गारंटी नहीं कि इस साइड वाले पॉइंट्स पे क्या हो सकता है। चाहे आप कितना भी छोटा नेबरहुड बना सकते हो, वो बाहर जाएगा एस से, वहाँ पे हमें कोई गारंटी नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, तो नेबरहुड तो मिलेगा ही नहीं हमें इस केस में। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ओपन सेट के केस में ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं एक दूसरे के। क्लोज सेट के अंदर कोई गारंटी नहीं होती, क्लोज सेट पे इस तरह की कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एनालिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनके ऊपर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी। तो हमने फंक्शन लिया था एफ जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड, कि रियल पार्ट वो क्या होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है कहीं भी, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये क्या था, नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर डिफरेंशिएबल। और ये हमने बोला कहाँ से था, क्योंकि इसकी जो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सी आर इक्वेशन आई थी वो कुछ हाफ इज इक्वल टू 0 आ रही थी, यानी कि कहीं भी आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। हम सी आर इक्वेशन के बेस पे ये बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यू एक्स यू वाई वी एक्स सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो उन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हमने चेक किया है पहले यू एक्स वी एक्स सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है इस केस में, इस वजह से हमने ये बोल दिया। तो ये अगर नो वेयर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं तो क्या, नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, ये एनालिटिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। और एक फंक्शन हमने अभी एग्जांपल किया था कि मोड जेड का स्क्वायर जो 0 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है। फिर यहाँ से रिजल्ट आ जाता है हमारा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इफ़ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल 8 finite points
अगर आपने चेक की कि डिफरेंशियबिलिटी जस्ट फाइनाइट पॉइंट्स पे आ रही है, एट फाइनाइट पॉइंट्स, देन एफ जेड नेवर बी एनालिटिक, नेवर बी एनालिटिक। क्योंकि आपने कोई भी ऐसा पॉइंट उठाया जो आपका डिफरेंशिएबल है, जो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसके अराउंड एक नेबरहुड। अगर नेबरहुड मिला होता तो नेबरहुड के अंदर तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट्स, तो यानी कि उसको एनालिटिक होने के लिए अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या लिया हुआ है, फाइनाइट। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता अगर आपको कोई फंक्शन फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है।